साहित्य सृजन के आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है और मुझे गौरव मिला है आज इस क्षेत्र के या कहें कि पूरे हिंदुस्तान के एक महान विचारक, साहित्य सर्जक और साहित्य के प्रशासक की हैसियत से भी जो पूरे क्षेत्र में जाने जाते हैं, श्री कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी। आपको साहित्य का रचयिता कहूँ, आपको मैं शैक्षिक प्रशासक कहूँ, या मैं आपको आपके सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेष्ट साहित्य की रचना के लिए शलाघा करूँ, यह हमारा गौरव है सर। और आपके पूरे साहित्य में जो मैंने देखा, जो जितनी मैंने रचनाएं आपकी देखी, साहित्य इतिहास से जुड़ी हैं। समाजशास्त्र और साहित्य मिलकर चलते हैं। समाजशास्त्र और साहित्य दरअसल अंतर्गुम्फित रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ऐसा ही कुछ है आपके साहित्य का कलेवर। आपके साहित्य की मूल संवेदना क्या है सर? आपके मुखारविंद से हम जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस अवसर पर निमंत्रित किया है। देखिए, मोटे तौर पर जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि साहित्य आखिर समाज में से ही पैदा होता है जी, और समाज के लिए ही लिखा जाता है जी। ये ठीक है कि स्वांतः सुखाय भी हम लिखते हैं, मन में बात आती है तो वो अपने महर्षि वाल्मीकि जी का तो आता ही है ना जी कि महानिषाद जब तो अचानक देखकर संवेदना जो द्रवित हो उठी। और हिंदी में भी एक बहुत प्रसिद्ध है कि वियोगी होगा पहला कवि। ठीक है, साहित्य की सृजना इसी प्रकार से होती है, लेकिन मूल जो तत्व है कि साहित्य और समाज दो इनसेपरेबल हैं जी। दोनों से, समाज में से ही साहित्य की, और जो हमारा साहित्य का मूल स्वर है वो समाज के वातावरण के अनुसार ही होता है। जी। अपने समाज से कटकर साहित्य रह ही नहीं सकता एक प्रकार से। जी, जी, जी। यदि समाज से कटा हुआ है तो वो साहित्य आपके व्यक्ति के लिए तो हो सकता है और आपके लिए रेलेवेंट होगा। आपका साहित्य समाज के लिए रेलेवेंट तो तभी होगा यदि समाज से जुड़ा हुआ है। आपने जो असली बात कही है कि मेरे साहित्य का मूल स्वर क्या है, देखिए प्रैक्टिकली मेरा साहित्य जो है, मेरा एक कहानी संग्रह है कि घेरे के बंदी, और एक मेरे यात्रा संस्मरण है, एक भारत और भी इस नाम से। जी। किसी आदमी का भी जो चिंतन का दायरा हो सकता है ना जी, वो अपने आसपास से ही विकसित होता है, उसी में से वो निकालता है जी। तो लेकिन आपका वो स्वर स्थानीय होता हुआ बड़े मतलब स्तर पर वैश्विक स्तर से भी जुड़ा होता है, क्योंकि उसका गुगनानी जी एक आप इसको और समझिए, मानविक वृत्तियां तो दुनिया भर में एक ही होती है ना जी। जी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंग्लैंड में जो साहित्य लिखा जा रहा हो उसका स्वर बिल्कुल सेपरेट हो। ठीक है, ऊपर के जैसे प्याज की परतें होती हैं, ऊपर की 5-6 परतों में अलग दिखाई देगा, लेकिन यदि गहरा घुसेंगे तो दुनिया भर के साहित्य में आपको बहुत सी समानताएं मिल जाएंगी। जी। मैं अपने साहित्य की तो उस प्रकार से क्या बात करूं, मैं तो उस मामले में मेरा बहुत लघु सृजन है, लेकिन जो आपने समाज को साहित्य से जोड़कर बात कही है, इसको मैं और कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहूँगा। जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं ना, जहाँ हम बातचीत कर रहे हैं, हिस्ट्री में जो पूरा क्षेत्र सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। जी। और वेद में तो बार बार जिक्र आता है, आपकी रचनाओं में भी बार बार सप्त सिंधु का व्यवहार। इसीलिए क्योंकि वेद शायद दुनिया के पहला रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं। जी। ऐसा माना जाता है कि जो उपलब्ध साहित्य है दुनिया भर में वो सबसे पहला वेद ही है। और वेद काव्य में, पोइट्री में लिखा गया है। तो पोइट्री तो साहित्य की एक विधा है, तो उसमें दोनों ही गुण हैं एक प्रकार से। वो वेदा के दृष्टि से काव्य में आता है, साहित्य में आता है, और उसके जो कंटेंट्स हैं वो कंटेंट्स उसके मल्टी डायमेंशनल हैं। उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, राजनीति आती है, हिस्ट्री आती है, फिलॉसफी आती है, समाज शास्त्र आता है, मतलब उसके कंटेंट्स बहुत हैं। लेकिन मैं वही बात कर, ये सब सिंधु क्षेत्र का जो साहित्य है, जो दुनिया भर का, मैं समझता हूँ। सिंधु से क्या अभिप्राय आप मानते हैं? देखिए, सब सिंधु ये जो, जैसे मैंने कहा, हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं ये 7 नदियों से मिलकर बना है।
इसीलिए सप्त सिंधु कहते हैं ना भाई। 7 नदियों का जो क्षेत्र है, इसमें 5 नदियां तो हैं जिनकी हम चर्चा रोज ही करते हैं कि सतलुज है, जो अपने ब्यास है, रावी है, जेहलम है और चनाब है। एक नदी सरस्वती है। हाँ, सरस्वती, हाँ, अब तो हरियाणा में उसका रास्ता कहाँ से बहती थी, कहाँ तक जाती थी, वो सब पता चल गया है। तो 7वीं नदी सिंधु है। हाँ, प्रैक्टिकली सिंधु के नाम से सब सिंधु बना है। तो ये 7 नदियों का जो क्षेत्र है सब सिंधु कहलाता है। यदि हम भूगोल की दृष्टि से देखें तो इन सब सिंधु के क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? जी आपका पंजाब तो है ही, दोनों पंजाब ही, बृहद पंजाब, हाँ कह लीजिए, पाकिस्तान के कब्जे वाला पंजाब भी और इधर का पंजाब भी। पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, जम्मू है, कश्मीर है, लद्दाख है, गिलगित है, बल्तिस्तान है और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है जिसको खैबर पख्तूनख्वा आजकल कहा जाता है, या कहें कि दिल्ली के इधर का सारा, बस आप जहाँ से अफगानिस्तान खत्म होता है और दिल्ली शुरू होता है, तो तब का बीच का जो क्षेत्र है उसको सब सिंधु कहते हैं। तो दुनिया का सबसे पहली साहित्य रचना इसी सब सिंधु क्षेत्र में हुई है। ये सब मानते हैं कि वेद जो लिखे गए हैं वो इसी क्षेत्र में लिखे गए हैं। अब वेद का स्वर क्या है? देखिए ये बड़ी बात है। वेद का स्वर क्या है? वो ही साहित्य का स्वर होता है। वेद चिंतन के फील्ड में भी हैं और वेद काव्य के फील्ड में भी हैं। वेद का मूल स्वर जो मैं समझता हूँ वो नेति नेति है। नेति जाने न इति, कि देखिए आप ज्ञान की यात्रा का अर्थ तो बता सकते हैं कि आज से अरबों 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 साल पहले यात्रा शुरू हुई ज्ञान की, तो उसका अंत तो नहीं बता सकते। नहीं बता सकते भाई। इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड में जिसमें हमारी पृथ्वी केवल एक बहुत ही लघु 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 आकार की चीज है और उस पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं और उन द्वीपों में एक एशिया द्वीप है, उस एशिया द्वीप में एक भारत है, उस भारत में एक क्षेत्र है। तो ये मतलब कितना, मतलब मैं लघुता की बात कर रहा हूँ। तो उस क्षेत्र में दुनिया भर का सबसे पहला जो लिटरेरी डॉक्यूमेंट लिखा गया इस क्षेत्र में लिखा गया, सब सिंधु क्षेत्र में लिखा गया और उसका स्वर है ना इति, कि ज्ञान की यात्रा का शुरुआत तो हम बता सकते हैं लेकिन अंत अभी नहीं हुआ है। आदि है पर अंत नहीं। ये आदि है लेकिन अंत नहीं है। देखिए गुगनानी जी, ये मूल चेतना साहित्य की यही होनी चाहिए कि भाई ये प्रकृति के जो अरबों खरबों रहस्य हैं उनको अनावृत करने के लिए सब लगे रहते हैं। साहित्यकार भी उसी को लगे रहते हैं, साहित्यकार अपने ढंग से, और समाजशास्त्री भी लगे रहते हैं वो अपने ढंग से, प्योर साइंटिस्ट भी लगे रहते हैं, अपने वैज्ञानिक भी लगे रहते हैं। आपकी बात से क्षण के सर जो निकली बात वो ये कि एक तो साहित्य चिरंतन है, अनंत है, और दूसरा ये कि साहित्य की कोई भाषा नहीं होती, साहित्य को किसी भाषा विशेष में नहीं बांध सकते। चाहे किसी भाषा का साहित्य हो, सारे साहित्य के दौर में आते हैं, साहित्य के दायरे में आते हैं, भाषाओं से परे कहीं आगे। हाँ नहीं बिल्कुल। देखिए भाई, साहित्य को अपने आप को, मेरे मन में कुछ विचार हैं जी, मैं उसको एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। उसके एक्सप्रेस करने के 50 तरीके हो सकते हैं। मैं चित्रकला के माध्यम से एक्सप्रेस कर सकता हूँ, मैं संगीत के माध्यम से एक्सप्रेस कर सकता हूँ, मैं लेखन में साहित्य के माध्यम से एक्सप्रेस कर सकता हूँ, सौंदर्य बोध शास्त्र, हाँ नेचुरली। लेकिन भाषा तो कोई भी हो सकती है। जी, भाषा माध्यम भी हो सकता है। भाषा यदि मेरी मातृभाषा पंजाबी है तो मैं मान लो पंजाबी में एक्सप्रेस करता हूँ, मेरी मातृभाषा तमिल है तो मैं तमिल में एक्सप्रेस करता हूँ, किसी की मातृभाषा फ्रेंच है तो फ्रेंच में एक्सप्रेस करेगा। साहित्य की भाषा जो है वो तो स्थान स्थान के अनुसार बदलेगी। लेकिन जो आपने बीच में एक बात कही बड़ी महत्वपूर्ण है कि अमर साहित्य, आप गुगनानी देखेंगे, मैं कई बार इसकी चर्चा भी करता हूँ। एक किताब है भाई, जब तक मैं जिंदा हूँ मैंने प्रयास करके छपवा ली है, और भगवान ने यदि गलती से मुझे पैसे दे दिए तो मैंने छपवाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मरने के बाद शायद उसका दूसरा एडिशन छपे, क्योंकि प्रयास करने बड़ा गया तो ठीक है, मेरे शिष्य अच्छे होंगे तो शायद 2-3 बार छपवा देंगे लेकिन उसके बाद वो अपनी किताबें छपवाने के चक्कर में लग जाएंगे, मेरी क्यों छपवाएंगे। लेकिन कुछ साहित्य ऐसा है जिसको छपवाने के लिए ना शिष्य की जरूरत है। अब कालिदास का साहित्य है, तुलसीदास की रामायण है, महर्षि वाल्मीकि की रामायण है, तिरुवल्लुवर का कोरल है, इनको छपवाने के लिए कौन कोशिश करता है। लेकिन मूल प्रश्न ये, फिर ये साहित्य अमर साहित्य में कैसे आता है, उसमें क्या कारण है कि मेरी किताब
इररेलेवेंट हो जाती है मेरे मरने के बाद ही। ये अमर है, वैश्विक सत्यों को कहने वाले, शाश्वत सत्यों को कहने वाला साहित्य। ये असली बात है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वैश्विक होती हैं। जी जी जी। कुछ चीजें जैसे प्रेम है, माँ का बेटे के प्रति प्रेम है, ये तो इंग्लैंड में भी माएँ करती हैं, हिंदुस्तान में भी करती हैं, सब जगह करती हैं। बहुत सही फरमाया आपने सर। कबीर साहब ने लिखा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का। तो ये शाश्वत वाक्य है, सदैव इसका मायने रहेंगे। जो शाश्वत तत्व, जो शाश्वत प्रवृत्तियां हैं व्यक्ति की, जी, उनको लेकर जो लिखा जाता है, जो देश और काल से परे हैं, देश और काल से जो परे हैं, वो वैश्विक चीज होती है। जो उन विषयों को लेकर लिखा जाता है वो साहित्य अमर हो जाता है। जो मौके पर हजारों परिस्थितियां पैदा होती रहती हैं, मैं उसके अनुसार कुछ लिखता हूँ, तो जैसी वो परिस्थिति बदलती है तो वो साहित्य भी रेफरेंस बुक में चला जाता है, रेफरेंस लाइब्रेरी में चला जाता है। एक उत्कंठा मेरे दिलो दिमाग में और जागी सर, आपका प्रश्न सुनकर, साहित्य की शाश्वतता को देखकर और साहित्य के सार्वकालिक सार्वभौमिक महत्व को देखकर, कि ये जो अनुदित साहित्य की बात आजकल होती है, अनुदित होने की या लिप्यांतरण की बात होती है, लिपियाँ बदल दी, बहुत सारे ऐसे जिसे कहें कि आक्रांता आए, उन्होंने खाली हमारे जिसे कहें कि राष्ट्र पर आक्रमण नहीं किया, उन्होंने समाज पर आक्रमण किया, उन्होंने धर्म पर आक्रमण किया, उन्होंने आस्थाओं पर प्रहार किया। उसी के साथ साथ लिपियों पर, भाषाओं पर जो खूबसूरती ओरिजिनलिटी में होती है, जिसे कहें कि एक चीज़ का जो सही बनावट है। अनुवाद कभी भी मूल कथ्य से बड़ा नहीं हो सकता। अनुवाद कभी भी मूल कथ्य का कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा उसमें कम हो जाता है। इसके बारे में आपका क्या बात है? जब आप अनुवाद करते हो, वो शायद अरस्तु, जब प्लेटो ने किसी ने कहा है कि वो और कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन जहाँ वो फिट होता है, कि जब मैं कोई मेज देखता हूँ, मान लीजिए मैं उसकी नकल पर नया मेज बनाना चाहता हूँ, तो प्रैक्टिकली मैं जितना मर्जी कुशल होऊंगा, 5-10% तो रह ही जाएगा ना जी। तो जो आदर्श मेज है जिसको मैंने देखा है, जब उसकी नकल करूंगा तो 5% उसमें अंतर आ ही जाएगा। जो चीज़ आपने लिखी है, मैं उसको किसी दूसरी भाषा में लाना चाहता हूँ, तो जो आपने आइडिया कंसीव किया है, उसके लिए जो अपनी किताब में शब्दों का चयन किया है, अब जब मैं उसको दूसरी भाषा में ले जा रहा हूँ, तो उस कंसेप्ट को दूसरी भाषा में ले जाने के लिए क्या ऐसे शब्द वहाँ उपलब्ध हैं? यदि नहीं होंगे तो मैं नियरेस्ट शब्द लूँगा, तो नियरेस्ट में आपका 5% भाव तो गुम हो जाएगा ना जी। तो इसलिए अनुवाद जो होता है वो प्रैक्टिकली जिसको कहना चाहिए। लेकिन आपने जो दूसरी बात कही वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो सप्त सिंधु क्षेत्र जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान का ये दुर्भाग्य कहिए कि जहाँ दुर्भाग्य कहिए, जहाँ सर्कमस्टांसेस कहिए, कि हिंदुस्तान पर जितने हमले हुए इसी रास्ते से हुए। मतलब जाने का रास्ता ही यही है, हिंदुस्तान में घुसने का रास्ता ही यही है। यदि वो उधर दक्षिण का पानी वाला रास्ता छोड़ दें, वहाँ से इतने ज़्यादा हमले नहीं हुए। हाँ, बहुत कम हुए, सारे हमले तो उधर से हुए। तो इन हमलावरों में जो हमलावर थे, अरब के थे, सेंट्रल एशिया के थे, उससे पहले के भी थे, लेकिन मुख्य रूप से लेकिन देखिए गहड़वाल, प्रतिहार, चौहान, ये सब। ये देखिए, ये जो यूनानी आए ना जी, सिकंदर को लेकर जो वो तो आए और भाग लिए, तो लूटपाट करके चले गए। उसमें इतने होता है कि आपके मकान पर किसी ने हमला किया, तोड़फोड़ करके चला गया, आप फिर मकान खड़ा कर लोगे। ये जो हमला पर आए वो तोड़फोड़ कर चले नहीं गए, उन्होंने आपके मकान पर ही कब्जा कर लिया। और दूसरा उसमें क्या गड़बड़ रही, मकान पर कब्जा करना भी, चलिए यदि आप कल ताकतवर बना जाएगा तो मकान छुड़ा भी लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इन आक्रमणकारियों ने आपके मन को तोड़ने की कोशिश भी की। मन को तोड़ने की कोशिश में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपके साहित्य, आपकी भाषा, आपकी लिपि, संस्कृति, सब पर इन तीनों को नष्ट करना। और बाकी चलिए साहित्य की किस प्रकार नष्ट किया मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आपने जो बीच में एक मुद्दा उठाया था वो बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा था। इन्होंने सब सिंधु क्षेत्र की सभी भाषाओं की लिपि बदल दी। हाँ, ये बहुत बड़ा है। आज सब सिंधु क्षेत्र की जितनी भाषाएं हैं, पंजाबी है, हिंदी है, कश्मीरी है, बल्ती है, भोटी है, दर्दी है, बलोची है, पश्तो है,
और ये अपने क्या नाम है, हिंद को है, सराइकी है, गोजरी है, जितनी भाषाएं हैं उनमें से 90% भाषाओं की लिपि अरबी फारसी करती है, जिसको पाकिस्तान बड़े शाहमुखी कहते हैं ना जी। शाहमुखी बेसिकली अरबी फारसी लिपि है, जिसका नाम पाकिस्तान ने शाहमुखी रख दिया है। तो उसके कारण जब आपने लिपि बदल दी, लिपि जाने आप भाषा के कपड़े समझो, बिल्कुल भाषा के कपड़े ही है ना जी। जी। तो भाषा के कपड़े आपने बदल दिए, तो कई बार डॉक्टर बताते रहते हैं कि भाई आपने जो कपड़े पहने हुए हैं, थोड़े आपके शरीर को, आपका कपड़ा इस प्रकार का है, शरीर में खाज शुरू हो जाएगी, इसको कपड़े को जल्दी बदलो। लिपि के बदलने से भाषा में खाज शुरू हो जाती है, भाषा का स्वरूप बदलने लगता है। मैं समझता हूँ जे हमारे साहित्य का कलेवर भी बदला, साहित्य का कलेवर बदल जाता है। ये सबसे ज़्यादा नुकसान हमें, और बहुत सा साहित्य नष्ट हो गया जी, नष्ट हो गया। देखो सबसे बड़ी बात ये, बोलने वाले जाते रहे। हाँ, बोलने वाले जाते, बहुत तो भाषाएं लुप्त हो गई। और सबसे बड़ी बात गुगनानी जी, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय इसी सब सिंधु क्षेत्र में था जी। और हमारे यहाँ इस प्रकार के विश्वविद्यालयों की परंपरा थी जी। तो उनमें लाइब्रेरियों के बड़े बड़े भंडार थे जी। और उन दिनों प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी कि एक किताब की 10,000 कापियाँ छपी हुई हैं जी। 10 जल भी गई तो और जगह मिल जाएंगी, जहाँ जला दिया तो दूसरे की लाइब्रेरी मिल जाएंगी। हाथ से लिखी हुई पांडुलिपि है, पांडुलिपियाँ यदि वो जल गई तो जल गई। जी। तो साहित्य के बहुत बड़े जो भंडार थे वो इन आक्रमणों में नष्ट हो गए, जानबूझ के नष्ट कर दिए, जानबूझ कर नष्ट कर दिए, और एक वैक्यूम पैदा हो गया। जी। उस वैक्यूम में फिर वो साहित्य जहाँ ट्रैवल करने, देखिए वैक्यूम ज़्यादा देर तो रह नहीं सकता, कोई ना कोई तो उसमें आएगा ही, तो उसमें विदेशी ओरिजिन के किस्से कहानियाँ चल पड़े। जी। मैं कई बार अभी भी देखता हूँ कि भाई हमारी यूनिवर्सिटियों में ये किस्सा साहित्य के नाम पर जो पढ़ाया जा रहा है, भारतीय मूल के 50 किस्से हैं। किस्सा रूप बसंत है, किस्सा पूर्ण भगत है, किस्सा फलाना है, किस्सा हरीश चंद्र है, ऐसे 50 हर अंचल के अपने अपने किस्से हैं। अब ये सब सिंधु क्षेत्र में तो मैक्सिमम किस्से इस प्रकार के थे, लेकिन आज हमारे एकेडमिया से गायब हो गए हैं। जी। अब यूनिवर्सिटियों में किस्सा साहित्य में जो पढ़ाया जाता है वो भारतीय मूल का या सब सिंधु मूल का किस्सा साहित्य नहीं है, वो विदेशी मूल का किस्सा साहित्य है। ये हमारे साहित्य को सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि हमारी मूल धारा से हम टूटने लगे। और अब देखिए इसका नुकसान तो होता ही है, लेकिन धीरे धीरे रिकवरी भी होने का प्रोसेस शुरू हुआ है। कश्मीरी भाषा में लल्लेश्वरी को दोबारा रीइंस्टेट किया जा रहा है। हाँ जी। और लल्लेश्वरी ने उन दिनों कश्मीरी भाषा में लिखा जब कश्मीरी भाषा पर ही संकट आ गया था। जी। और हब्बा खातून ने कश्मीरी में गाया है। जी। तो ये सारे जितने इसी प्रकार पश्तो में, बलोची में, इस प्रकार से बहुत सा जो साहित्य है जो आक्रमणकारियों के कारण या तो दब गया था या दबा दिया गया था, अब वो धीरे धीरे अंकुरित हो रहा है, लोग जड़ों से जुड़ रहे हैं। संस्कृति और साहित्य में आपकी पैठ को देखते हुए शायद सही आपको भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के सलाहकार पर भी नियुक्त किया। इसके अलावा आप हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे सालों साल। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी आप रीजनल हेडक्वार्टर्स में प्रमुख रहे। मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का एक हमारे क्षेत्रीय केंद्र है धर्मशाला में आप रीजनल डायरेक्टर रहे। उसके बाद अंबेडकर चेयर पर भी आपने सेवा दी अपनी। तो आपकी रचनाएं भी बाबा साहब अंबेडकर को लेकर, उसके बाद जम्मू कश्मीर के मेरा गुगनानी दो मेरे एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन यदि देखा जाए तो मोटे तौर पर मैं खुद कई बार उसको बांटने की कोशिश करता हूँ। तो एक तो जम्मू कश्मीर को लेकर मेरा थोड़ी स्टडी है, राजा हरि सिंह को लेकर, महाराजा हरि सिंह पर एक मेरी किताब है, एक जम्मू कश्मीर की अनकही कहानी है, कहानी के नाम से, एक लद्दाख में कुशोक बकुला रिम्पोछे थे जो मंगोलिया में हमारे एम्बेसडर रहे थे। ये बड़े खोज परख हैं, उन बड़े पर रोचक किताब है। एक अभी मेरी और किताब कश्मीर पर आई है जी, कश्मीर का रिश्ता घाव, एटीएम बनाम डीएम का संघर्ष। जी। और ये सोशल साइंस के विषय हैं प्रैक्टिकली, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं साहित्य से भी जुड़े हुए हैं। मैं आपकी बात क्षमा कीजिएगा काट रहा हूँ, लेकिन साहित्य में समाजशास्त्रियों का सदैव स्वागत है, क्योंकि हिंदी को खाली या भाषाओं को खाली साहित्यकारों तक महदूद करना काफ़ी नहीं है। साहित्य इतिहास, साहित्य समाजशास्त्रियों, अनुसंधानात्मक लेखन जो है उसकी बड़ी कमी महसूस की जाती है। और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि आपकी रचनाएं और एक हिंदी
विद्यार्थी के रूप में मुझे बड़ी खुशी है, आपने इस क्षेत्र में बड़ा काम किया है और बहुत बहुत जिसे जानकारी परक और बड़ा चौंकाने वाले आपने सत्य को उद्घाटित किया है। तो एक दो किताबें और हैं आपकी, गुरु नानक देव पर भी आपने बहुत बढ़िया एक अंतर्दृष्टि अपनी प्रस्तुत की है, गुरु तेग बहादुर पर आपने लिखा है, उन पर भी बहुत, क्योंकि इनको आपने वैश्विक और भारतीय संदर्भों में देखा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। गुरबाणी भी मेरे अध्ययन का विशेष क्षेत्र कहा जा सकता है जी। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी उन दिनों, आजकल मुझे पता नहीं, 2 साल का डिप्लोमा इन आदि ग्रंथ आचार्य करवाते थे तो मैंने वो डिप्लोमा किया हुआ है, उससे गुरबाणी में मेरी रुचि बढ़ी और उसके कारण देखिए ये जो दशगुरु परंपरा सब सिंधु क्षेत्र में स्थापित हुई ना, जिसके पहले ये शब्द बड़ा शानदार लगा, सिख गुरु की जान पर आपने दशगुरु परंपरा, वो सभी गुरु सभी के हैं। वो देखो भाई, जब हम कहते हैं वो सिखों के पहले गुरु, जब सिखों के वो तो सभी के गुरु हैं। कमाल है, हम गुरुओं को इतना सीमित क्यों करें? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। एक्चुअली गुरु नानक देव जी की जो वाणी है उसके वैश्विक संदर्भ है जी, वैश्विक संदर्भ वो एक प्रकार से। इसलिए दशगुरु परंपरा में गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक जो 10 गुरु हुए, इनके कंट्रीब्यूशन को मैं 2 हिस्सों में देखता हूँ। एक तो आध्यात्मिक क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन है वो उनकी वाणी से पता चलता है किस गहराई तक की सोच है और क्या उनके कहना है। दूसरा, दशगुरु परंपरा का हिंदुस्तान की हिस्ट्री में भी बहुत बड़ा योगदान है। जी। देखिए 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी, उनका स्टेट से उन दिनों जहांगीर थे, मुगल वंश के जो राजा थे जहांगीर थे, बाबर गुरु नानक देव जी के कंटेम्प्रेरी थे जी, कंटेम्प्रेरी थे। बाबरनामा, हाँ बाबरनामा, गुरु बाबर ने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है बाबरनामा के नाम से, गुरु नानक देव जी के 4 पद जो हैं जी उनको बाबर बाणी कहा जाता है। बाबर बाणी इसलिए कि उन्होंने बाबर को संबोधित, हाँ बाबर को उसमें देखिए एक बात आप गुगनानी देखिए, भक्ति काल के जितने संत हुए जी, सब लगभग पीरियड मुगल काल से, जहाँ सल्तनत पीरियड से शुरू हो जाता है जी। जे गुलाम वंश जब दिल्ली में शुरू हुआ तो वहाँ से लेकर मुगल काल से जे कंटेम्प्रेरी हैं उस हिसाब से जी। मैं कई बार देखता हूँ कि बहुत कम संत कवियों ने जो मुगल सत्ता या विदेशी सत्ता थी उसको चैलेंज किया। जी ठीक है कि रामचंद्र शुक्ल ने तो बार बार कहा ही है कि ये भक्ति काल जो है इसने विदेशी सत्ता के खिलाफ जागृति पैदा की जी। और जो निराश समाज हो गया था उसमें एक बार फिर से स्फूर्ति पैदा की। वो ठीक है, उनका आकलन ये ठीक है, मैं उस पर बहस नहीं करता। लेकिन गुरु नानक देव जी पहले थे जिन्होंने ओपनली बाबर के आक्रमण को चैलेंज किया। बाबर बाणी के 4 पद वो एक प्रकार से ब्लंट और सीधा सीधा चैलेंज है जी। और उसके बाद 5वें गुरु तक आते आते मुगल काल की जो राजा थे जहांगीर थे, उन्होंने गुरु अर्जन देव जी को उनको शहीद कर दिया। तो ये जो टकराव था इसका कारण क्या था जी? वो जहांगीर तुझके जहांगीरी में खुद ही लिखता है कि गोविंदवाल पर ब्यास नदी के किनारे एक हिंदू साधु बहुत पीढ़ियों से झूठ की दुकान से जाकर बैठा है, मेरे मन में बड़े देर से इच्छा थी कि इसको बंद कर दिया जाए। लेकिन अगली बात जो उसने लिखी है कि हिंदू तो उसके शिष्य बन रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन कुछ मूर्ख मुसलमान भी उसके शिष्य बन रहे हैं। ये मूर्ख मुसलमान कौन थे? देखिए तुर्क और अरब तो बनने से रहे, सल्तनत पीरियड में और मुगल पीरियड में जो इंडियन भय के कारण या लालच के कारण कन्वर्ट हो गए थे, कन्वर्टेड मुस्लिम, जब ये दशगुरु परंपरा शुरू हुई तो इस परंपरा ने लोगों में जो तेज और ओज पैदा किया, उसमें गुरु अर्जन देव जी को सच्चा बादशाह कहा जाने लगा जी। तब इनको लगा जो कन्वर्ट हो गए थे कि भाई अब उस बादशाह से डरने की जरूरत नहीं है, अब ये सच्चे बादशाह, ये सच्चा बादशाह आ गए हैं जी। तो उससे लोगों में एक नई चेतना पैदा हुई जी। और गुरु अर्जन देव जी ने लोगों के उस विश्वास की रक्षा की जी। गुरु अर्जन देव जी झुके नहीं, उन्होंने प्राण बलिदान कर दिए, लेकिन लोगों के इस विश्वास की रक्षा की। और ये जो मामला है गुरु तेग बहादुर जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक गया। इसलिए किसी ने कहा भी है कि जो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की और वो जो तलवार उन्होंने निर्माण की, उसकी स्टील गुरु नानक देव जी ने पैदा कर दी थी। वाह।
तो ये जो पक्ष है एक प्रकार से विदेशी सत्ता को देश और धर्म की रक्षा के लिए विदेशी सत्ता को चुनौती देने का जितना गोल्डन एक प्रकार से स्वर्णिम पीरियड जे कहा दशगुरु परंपरा का कहा जा सकता है, उसका इस दृष्टि से बहुत कम मूल्यांकन हुआ है। मैंने प्रयास किया है धार्मिकता सामाजिकता के साथ साथ राष्ट्रीयता का भी ये पक्ष यहाँ पे दिखता है। मैंने कोशिश की है और हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर बिल्कुल इसीलिए समग्र रूप में इसको लिया जाए। ये आज के समाज की सबसे बड़ी, सब सिंधु क्षेत्र की खास करके सबसे बड़ी जरूरत है। जी जी जी। अब आपका एक तो साहित्यकार रूप है सर, एक आपका शैक्षिक प्रशासक का रूप है। देखिए आप विश्वविद्यालयों से महाविद्यालयों से होते हुए और अब जो है साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष, साहित्य अकादमी का उपाध्यक्ष माने सभी अकादमियों के संयुक्त उपाध्यक्ष। तो अब आपका ये अनुभव किस तरह के हैं साहित्य का? देखिए मैटर ऑफ चांस है अपने गोगनानी जी, मेरे मन में कम से कम प्रशासक बनने की इच्छा कभी नहीं थी जी। और कई बार तो टेस्ट की बात होती है कि, लेकिन मैटर ऑफ चांस की मैं हिमाचल प्रदेश में एक पोस्ट ग्रेजुएट महाविद्यालय में प्रिंसिपल रहा लंबे अरसे तक। वो प्रशासक ही होता है प्रैक्टिकली। जी। उसके बाद जैसे आपने खुद ही बताया मैं डायरेक्टर रहा, वो भी प्रशासक ही है। जी। और उसके बाद पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में वाइस चेयरमैन रहा, वो शुद्ध प्रशासक है। और फिर यूनिवर्सिटी में कुलपति रहा, वो भी प्रशासक है। लेकिन मैंने एक प्रयास किया कि प्रशासक रहते हुए भी मैं टीचिंग से जुड़ा रहूं। तो इसलिए जब मैं वाइस चांसलर था तब भी पढ़ाता था और स्टूडेंट्स को अपने अंडर पीएचडी मैंने करवाई। जब मैं रीजनल सेंटर में डायरेक्टर था तब भी अपनी हिंदी की क्लासेस लेता था और तब भी मैंने अपने अंडर स्टूडेंट्स को पीएचडी करवाई। तो इसलिए मेरा प्रयास प्रशासक के साथ साथ टीचिंग में। आपने ये टीचिंग का अनुभव की बात कही है, मैं इसको एक दो लाइनों में, मुझे जो अनुभव हुआ है हमारे जहाँ पढ़ने की जो आदत है धीरे धीरे कम होती जा रही है। जी, सही फरमाया। तो देखिए ये बड़ा गहरा संकट है। जी। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका जो फलक है चिंतन का वो विस्तृत नहीं होगा। बहुत सही फरमाया। और उससे भी बड़ी बात अपने गुणगानी जी, एक अम्बेडकर ने एक बड़ी अच्छी टिप्पणी की हुई है, वो बड़ी सबको ध्यान में रखनी चाहिए। उसने कहा लर्नड आदमी होना बड़ी बात नहीं, बहुत से मिल जाएंगे। भाई वो तो इन्फॉर्मेशन है, जितनी मर्जी ठूंस लो, जब चाहिए निकाल लो। उसका विश्लेषण करना वो बड़ी बात है। जी। तो विश्लेषण करने बड़े कम होते हैं हमारे शिक्षा सिस्टम में। लर्नड आदमी आ रहे हैं, इंटेलेक्चुअल नहीं आ रहे। इंटेलेक्चुअल वो होते हैं जो विश्लेषण कर सके। सही फरमाया सर आपने। उत्तर इंटरनेट युग में ये सबसे बड़ा त्रास है, क्योंकि पढ़ने लिखने की परंपरा कम हो गई। ज्ञान विज्ञान ने बहुत कुछ दिया लेकिन छीन लिया जो ये गूगल कहते हैं इसको, इन्होंने जो छीन लिया हमसे। और ये सारे जो चैनल्स हैं, साइट्स हैं, इन्होंने चिंतन की परंपरा को छीन लिया। नेचुरली इसमें आपको सूचनाएं मिल जाएंगी, सूचनाएं तो हजारों इकट्ठी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी और आपका आना हमारे लिए सौभाग्य है। आपसे बातचीत हुई और आपने बहुत जानकारियां बढ़ाई। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत गुना जी, धन्यवाद आपका भी भाई, सबका, सब मित्रों का धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।